गोड्डा जिले के तेतरिया गांव से जुड़े भूमि विवाद मामले को लेकर बंदोबस्त कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। पीड़ित पक्ष ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को कार्यालय से निकालकर कमिश्नर कार्यालय तक ले जाकर घेराव किया। आरोपी की टाइटल सूट में विपक्षी पक्ष में सेटलमेंट किए जाने से लोग नाराज थे। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेज एक दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंदोबस्त कार्यालय में देखिए जोरदार हंगामा हुआ है और इन महिलाओं का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि तेतरिया गांव से जुड़ा ये पुराना भूमि विवाद है जिसमें पीड़ित पक्ष ने एएसओ को कार्यालय से निकाल दिया, गलत सेटलमेंट का आरोप लगाया है और कमिश्नर कार्यालय तक ले जाकर ये विरोध जताया गया है। तो देखिए कैसे टाइटल सूट में गलत सेटलमेंट को लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है और महिलाएं खींचकर इन्हें बाहर ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन लोग आए मेरे पास, हम कहे कि पेशकार मेरा जो आएगा उसके बाद रिकॉर्ड जो है कि हम मंगवा के दिलवाएंगे। उसके बाद ये लोग नहीं माने और ये लोग ज़बरदस्ती करके हमको ऐसा किए, बेइज्जती किए। ये कहते आपने ज़बरदस्ती कर दिया। हम कहे कि नकल निकाल लीजिए, अपील भी कर सकते हैं। अगर गलती हो गया है तो हम रेक्टिफाई भी कर देंगे। अभी टाइम है तो अभी हुआ है। हम ऑफिस में थे, ऑफिस में से पकड़ के सब इधर रोड पर सड़क पर लेके आया है, तो ये तो गलत बात है ना। मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी, वादी और उनका भी, मनोज जी का भी बात सुना। उसके बाद मैंने उनको कहा कि ठीक है, जो भी मामले आए हैं उनको मैं देखूंगा और जो भी अभिलेख है जिस मामले में उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे संबंधित जो अभिलेख है उनको यहाँ कार्यालय में कमिश्नर ऑफिस में मंगवाया जाएगा। पुस्तकालय भवन में हम लोग आए गोड्डा में, जहाँ पे इनका बंदोबस्त कार्यालय थे, वहाँ पे हम लोगों ने ये किए, जानकारी लिए। तो बोल रहा कि केस ऑर्डर में चले गया है, केस ऑर्डर में चले गए। तो हम लोग बोले कि नोटिस वोटिस तो हम लोगों को मिला ही नहीं है। बोला नोटिस पहुंचाने गया था, वो पार्टी तुम लोग नहीं था। तो लेकिन जिसके नाम से वो केस किए थे वो समथिंग डेट हो गए हैं। हम लोग के साथ में यहाँ पर पेपर के पैसा के बदौलत वो सेकंड पार्टी जो था फर्स्ट पार्टी उदय कृष्ण सिंह जो है वो हम लोग का आदेश करवा लिया और हम लोग को पता भी नहीं चला। 30 तारीख को मेरा वो आदेश में लिया और 1-2 तारीख को ही मतलब कि वह यहाँ पर ऑर्डर सुना दे आदेश हो गया। और चलिए बढ़ते आगे, जामताड़ा से बड़ी खबर जहां सामूहिक दुष्कर्म मामले में कार्रवाई हुई है। रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। रविवार शाम जंगल के पास की घटना है। ग्रामीणों की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ ये महिला थी। बड़ी खबर जामताड़ा से जहां सामूहिक दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की गई है। रविवार शाम जंगल के पास इस घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना में एक बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल जो है जामताड़ा थाना में कांड संख्या 77/26 दर्ज किया गया। कांड के अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि महिला के साथ 3 लोगों के द्वारा बलात्कार करने की बात प्रकाश में आई है। पुलिस ने त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए तीनों जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली। महिला को चिकित्सीय जांच हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। रामगढ़ के भदानी नगर उपी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां युवक विशाल मुंडा ने महुआ के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि आत्मघाती कदम उठाने से ठीक पहले विशाल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अलविदा, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कंधे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। आए थे, देखे फांसी रस्सी में लटका हुआ मिला था। तो रहते थे बरकुंडा में, मेरा भतीजा था, वो गांव में मेरा ये बपोती घर है। जब हमको पता चला तो फिर हम आए, देखे फिर लटका हुआ मिला। प्रशासन में पहुंचे हुए थे, बस सही घटनाक्रम में आए। मैसेज बोला अलविदा का, आखिरी मेरा जैसा कोई नहीं। दिल्ली और बिहार के अग्निकांड से भी धनबाद ने कोई सबक नहीं लिया है। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि धनबाद के सबसे व्यस्त सिटी सेंटर मॉल और खुद सरकारी भवन में अग्नि सुरक्षा सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात यह है कि यहां लगे फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग डेट
2 से 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। यानी आग लगने पर ये जीवन रक्षक उपकरण सिर्फ देखने के लिए ही होंगे। क्या देखिए व्यवस्था यहाँ पे मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे सब पे पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे सिर्फ एक कोचिंग नहीं, ये बेसिकली एक कोचिंग हब आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। देखिए फायर सर्विस आज से ना पहले से ही बहुत काफी सतर्क है विभाग, और हर जगह जा करके लोगों के बीच में जागरूक किया जाता है। उसको जितना भी फायर इक्विपमेंट लगाए गए उसको चलाने के संचालित करने का तरीका बताया जाता है। जहां जहां नहीं लगा हुआ अग्निशमन उपकरण उसको लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिल्ली अग्निकांड और बिहार के मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद भी धनबाद सचेत फायर सेफ्टी को लेकर नजर नहीं आ रही। धनबाद के कई ऐसे मॉल हैं जहां पर जो फायर इक्विपमेंट रखे गए हैं जिससे कि बचाव हो सकता है वह बेकार हो चुके हैं। वहीं आग को फैलने के कई साधन भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम धनबाद सिटी सेंटर में हैं, 3rd फ्लोर में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बिजली के मीटर लगे हुए हैं और कई तारे उलझी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कचड़े पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। यानी अगर एक छोटी सी भी चिंगारी भड़कती है तो वो कितना बड़ा आग का रूप ले सकती है वह आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बचाव को लेकर जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं वह आपको यहाँ पर चकाचक जरूर दिख रही है, लेकिन जो सिलेंडर है वह 2024 में एक्सपायर हो चुका है। जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं वह कितना सही सलामत काम कर रहा है, और अगर नहीं काम कर रहा है तो उसे रिफिलिंग जरूर कराया जाए, क्योंकि आग फैलने के साधन यहाँ कई हैं, लेकिन आग बुझाने वाले जो यंत्र होने चाहिए वो फिलहाल बेकार दिख रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां होटल में पार्टी के दौरान बवाल हो गया। होटल डॉल्फिन क्लब में मारपीट हुई है। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिला पार्षद के पति संजय पोद्दार पर आरोप लगा है। पुलिस के सामने धमकी देने का आरोप लगा है। गोली मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। संजय पोद्दार, होटल संचालक समेत कई पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घर में घुस कर गोली मारेंगे, पहचानता नहीं कैसे क्या कर रहे हो। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बरही थाना क्षेत्र में करसो पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विक्की सोनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विक्की अपने मित्र के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में कार पंक्चर होने पर दोनों रुके थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे और विक्की के गर्दन में गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की तलाश हो रही है। हम लोग आ रहे थे हजारीबाग से कोडरमा स्टेशन छोड़ने के लिए विक्की सोनी को। तो मेरा गाड़ी का पंचर हो गया, मतलब फिर टायर खराब, तो फिर उसको हम चेंज करने वास्ते रुके। उसके बगल में फिर 2 लड़का है, स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर का 2 लड़का सावले में है और मतलब मीडियम साइज में है, ठीक है ना। आया और फिर एगो विक्की भी है, उनका गर्दन में कांच रखा और फिर चलाया तो उनका ब्लड आने लगा, तो हम उनको पकड़े, तब तक चले पे रहा, एगो गाड़ी स्टार्ट रखा। अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां तुरामटी माइंस क्षेत्र में विस्थापितों के आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। करीब 5 घंटे चली वार्ता के बाद यूसीएल प्रबंधन ने विस्थापितों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई। प्रखंड कार्यालय में सीओ की मौजूदगी में हुई बैठक में हजारों विस्थापितों ने भाग लिया। इसमें कार्यालय को अवैध कब्जे से मुक्त कर CIFS को सौंपने, नियुक्तियों में ग्राम प्रधान की सहमति और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। प्रबंधन ने सभी मांगों पर लिखित आश्वासन भी दिया। वार्ता हुई सीओ साहब की अध्यक्षता में और जो उनका डिमांड था उस पर बातचीत हुई है और जो सहमति बनी है उस पर कार्रवाई होगी। जो भी उन लोगों की डिमांड थी गाँव पे, अब जो सीओ साहब ने डिसाइड किया है उस पर तो कार्य करना पड़ेगा। किन मुद्दों को? मुद्दा जॉब संबंधी है और कुछ बिल्डिंग्स है बाहर में गेट के। जो फ्री हाजिरी लेता था उन लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम लोग का बड़ा पॉइंट था। उसमें उनको जांच करने का जो हम लोग को
बोला गया था, उस पर वो लोगों को सहमति है और वो लोग जांच कर रहा है, ये बात बोला। दूसरा हम लोग हस्तांतरण करने का भी बात बोला था, वो हस्तांतरण में बोला कि कुछ थोड़ा सा एविडेंस दीजिए हम लोग को, ताकि जिस पर आप लोग ने एलिगेशन लगा रहे उसका भी हम लोग एविडेंस देने जा रहे हैं। तीसरा नंबर में हम लोग ये बोले थे कि जो एक व्यक्ति द्वारा वहाँ पर मजदूरों को अंदर बाहर करता था, उस व्यक्ति को वहाँ से हटाना और उस तरह के जो मनमर्जी तांडव करने वाले व्यक्तियों का जो मोनोपोली है उनको तोड़ना, उसमें सहमति बना। अगली खबर सरायकेला से है, जहां चांडिल प्रखंड स्थित ईचागढ़ क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक बार फिर से भारी तबाही मचाई है। देर रात हाथी गांव में घुसा है और 13 झोपड़ीनुमा घरों को तोड़ते हुए घरों में रखा अनाज भी खा गए। हाथी के हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोगों को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा। घटना में 3 ग्रामीण मामूली रूप से घायल हुए हैं। प्रभावित परिवार राज सरकारी स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। हाथी के आतंक से इलाके में कई गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है, जबकि विभाग की टीम हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर भगाने के प्रयास में जुटी हुई है। हाथी में पूरा तहलका मचा हुआ है। गांव में पूरा 13 घर तोड़ दिया है और धान, गेहूं, चावल सारा खा लिया है। इन लोग बहुत दुख से अभी रह रहा है। इन लोग के लिए मतलब श्रीमती सविता महतो हमारे विधायक, उससे भी बात हुआ था, वो कुछ व्यवस्था के लिए कर रहा है। विभाग के द्वारा जो भी किया जाता है, जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के तहत ही किया जा रहा है। और देखिए फॉरेस्ट एक टीम वर्क है। जो भी मैनेजमेंट होता है, एलिफेंट का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और ये विस्थापित जगह है, यहाँ पर सुविधा मिलता है। और उधर से जो कॉरिडोर है हाथी का, अयोध्या से आपका जो दलमा का कॉरिडोर है, दलमा से फिर सरंडा, तो दलमा जाने के क्रम में ये चांडिल डैम पड़ रहा है। तो यहाँ पर सभी को एक मतलब ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। उसके बाद फिर खाने पीने का सब कुछ उसको व्यवस्था मिल जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं फंस जा रहा है और उसके बाद फिर वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। बात अब उस सपने की है जिसे पूरा करने में कई बार पूरी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन रांची की 16 साल की फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा ने अपने खेल के दम पर वह कर दिखाया जो कभी उनके परिवार के लिए सिर्फ एक सपना था। मिट्टी के कच्चे घर में रहने वाली दिव्यानी अब अपने परिवार के लिए पक्का आशियाना बना रही हैं। देखिए संघर्षों से सपनों तक का सफर। ये तस्वीरें रांची के ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा गांव की है। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की सदस्य दिव्यानी लिंडा के घर की तस्वीरें देख रहे हैं। कभी इसी मिट्टी के घर में रहने वाला परिवार आज अपने सपनों का पक्का मकान बनते हुए देख रहा है। 3 कमरे, बालकनी और डाइनिंग हॉल वाले इस घर का निर्माण हो रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि घर बनाने में दिव्यानी की मां और दादी खुद मजदूरी करते हुए देखी जा रही हैं। जिन हाथों ने सालों तक दूसरों के घर तैयार किए, आज वही हाथ अपने सपनों का आशियाना खड़ा कर रहा है। सीधे पक्के घर में जा रही हैं। अच्छा लग रहा है। उस दिन बहुत डर लगता था, सांप को जो लगता कि सुतल रहेगा सांप। सांप हाँ, बहुत जो घुसता था नीचे घर में ना, बहुत जो घुसता था। अपने से बोल रहे हैं कि पोती की प्रतिभा की बदौलत, टैलेंट की बदौलत जो घर बन रहा है, दादी मजदूरी कर रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर किसका बन रहा है? दिव्यानी का। दिव्यानी का। दादी रहेगी ना उसमें? हाँ। दिव्यानी के सपनों को उड़ान देने में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मदद की। दिव्यानी का ये सफर आसान नहीं था। 4 साल पहले पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी मां पर आ गई। मजदूरी कर मां ने परिवार को संभाला और दिव्यानी ने फुटबॉल मैदान में संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। आज भारतीय टीम तक पहुंचने वाली दिव्यानी की मेहनत रंग लेकर आई है। घर निर्माण में मदद मिलने के साथ साथ उनके बीमार भाई के इलाज की भी व्यवस्था हो रही है। दिव्यानी कहती है कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कठिनाइयों से लड़ना ही पड़ता है। बेटी का दिव्यानी का प्रतिभा है, जिसको समाज के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और इनके जो गार्जियन, एक पिताजी दिव्यानी का नहीं है, लेकिन हमेशा हम एक भाई के तौर पे और समाज सेवी जगदीश सिंह जंगू हमेशा पिताजी की तरह खड़े रहे। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिव्यानी का भाई का इलाज हम खुद कराएंगे और वो भी हम अपने खर्च से कराएंगे। ये बहुत, और कल हम लोग बच्चों को दिल्ली लेके जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है।
दिव्यानी की सफलता ने न सिर्फ एक खिलाड़ी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। मां के चेहरे पर संतोष है, दादी की आंखों में खुशी और परिवार को अपने नए घर का इंतजार है। गांव की ये बेटियां आज हजारों बेटियों के लिए मिसाल बन गई है। हालात चाहे जैसे हो, मेहनत और हौसले से सपने को सच किया जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो मेरा सपना था, जो मेरा मम्मी पापा को मैं बोली थी कि मैं दिला के रहेंगे, वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम जो सोचे थे वो कर दिखाए। पापा कब गुजरे तुम्हारे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। तो उस समय तुम लोग मिट्टी के मकान में सब कुछ। माँ क्या करती है दिव्यानी? रेजा काम करते हैं। कच्चे मकान से पक्के घर तक का ये सफर सिर्फ ईंट और सीमेंट की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और सपनों के सच होने की कहानी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने भी समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनका संघर्ष और त्याग हमेशा झारखंड वासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती ऐसे महान वीर सपूतों को सदैव नमन करती रहे। ये हमारे राज्य की विशेषता है कि आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जो संघर्ष किया है, पूरे देश में सारे देशवासी याद करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से देश भर में, देश के बाहर भी लोग याद करते हैं, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है कि वास्तव में इनका इतिहास पढ़ने समझ में आता है कि इनका संघर्ष कैसा रहा। भगवान बिरसा मुंडा जी का आज पुण्यतिथि है। लगभग 125 साल का एक लंबा वक्त में भी आज पूरे देश में आदिवासी समुदायों के बीच, हर वर्गों के बीच आज इनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से रांची से बड़ी खबर, जहां महिला कैदी के गर्भवती होने पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार के जवाब पर कोर्ट नाराज है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। डीजीपी कारा निरीक्षक के शपथ पत्र पर असंतोष कोर्ट ने जाहिर किया है। हाईकोर्ट ने जवाब को मामला टालने की कोशिश बताया है। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। मामले में कोर्ट का सख्त रुख है। 17 जून को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के जीत का दावा कर रहे हैं। इंडी गठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित बता रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गठबंधन के सभी विधायक साथ हैं और दोनों सीटें उनके खाते में जाएंगी। वहीं बीजेपी ने भी अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को पर्याप्त समर्थन मिलने की उम्मीद जताई है। चरित्र, चेहरा, चाल दिखता है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत भूमिका बनाया इन लोगों ने। 5 दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। अंततः उम्मीदवार नहीं मिला इन्हें। अब एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की बात ये करते हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः तमाम नैतिकताओं को ध्वस्त करते हुए जो सुचिता की बात करनी चाहिए थी, लोकतंत्र में जो होना चाहिए था, आंकड़े थे नहीं, फिर भी आपने ऐसा कुचक्र रचने का प्रयास किया है। देखिए, महागठबंधन तो मजबूत स्थिति में है ही, कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और आप देख रहे हैं कि बैजनाथ राम जी के प्रस्तावक माननीय हेमंत सोरेन जी बने हैं। दूसरी ओर हमारी कल्पना सोरेन जी जो है वो प्रणव झा जी के लिए प्रस्तावक बनी है। तो ऐसे में हम लोग की जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। परिमल नथवानी जी
2008 में और 14 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और निर्दलीय चुने गए हैं, तो कुछ न कुछ सोचकर ही आए होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने की चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है, यह सब बीजेपी द्वारा फैलाई गई अफवाह है। गठबंधन पूरी तरह से साथ है और एकजुट है। हम तेलंगाना ले जाएं, झारखंड में रखें और कहीं ले जाएं, ये सारी बातों की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह उड़ाने में मास्टर है और उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की अफवाह से उनका फायदा होगा, तो उनका तो उम्मीदवार भी नहीं है। तो हम समझते हैं वो किस लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो समझ से परे है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है और उनके लिए यह कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि असली परीक्षा महागठबंधन की है। साथ ही परिमल नथवानी को अनुभवी उम्मीदवार बताते हुए पर्याप्त समर्थन मिलने का दावा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्न चिन्ह होगा। छोटे से ब्रेक